बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 15 जो है हम करने जा रहे हैं, और इसके अंदर मुस्लिम लीग पार्ट 2 और बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स का पार्ट 2। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिए। पूरा तसलसल पूरी सीरीज़ ये चल रही है नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आगे बढ़ने से पहले फिर दोबारा बता दूं आप लोगों को कि पिछली वीडियोस चैप्टर नंबर 1 की अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पाकिस्तान स्टडी की, वहां पर चले जाइए। प्लेलिस्ट पे जाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसी के नीचे लोगो बना हुआ है। लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो पेज खुल जाएगा, एक वहाँ प्लेलिस्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे आप तो प्लेलिस्ट आ जाएंगी बहुत सारी। और ये इस तरह का आपको एरो अगर नज़र आता है तो इस पर भी आप क्लिक कर दें तो मज़ीद प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये लगभग कोई 17-18 के करीब जो हैं प्लेलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से एक प्लेलिस्ट जो है वो पाकिस्तान स्टडी की भी है। उस पर आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियोस जो हैं आपके पास वो आ जाएंगी पाकिस्तान स्टडी की चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की अभी तक की जो वीडियोज़ बन चुकी हैं। इसके अलावा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो है अब लिंक्स भी जो है वो दे रहा हूँ, तो ताकि आपको इजीली जो है आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे लिंक्स जो है वीडियोस के आपके पास आ जाएंगे। इस चैप्टर के मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बेहद अहम है। आगे बढ़ते हैं। दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको पाकिस्तान स्टडी सीखनी है, समझनी है, तो 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। नंबर 1 हिस्ट्री के ऊपर, पिछली वीडियोज़ में चैप्टर नंबर 1 से ही हम जो है वो हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं। नंबर 2 ज्योग्राफ़ी के ऊपर, ज्योग्राफ़ी को भी हम साथ साथ जो है वो लेके चल रहे हैं। और नंबर 3 पॉलिटिक्स के ऊपर, पॉलिटिक्स जो है उसका आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स क्या होती है, ये सारी डिटेल। जब तक इन 3 चीज़ों पे आपकी ग्रिप नहीं होगी, आपको पाकिस्तान स्टडी समझ में नहीं आएगी कि आखिर अंग्रेज़ों से किस तरह जो है वो पाकिस्तान हासिल किया मुसलमानों ने। कोई जंग नहीं लड़ी, कोई गोली नहीं चली, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ़ बातचीत हुई है। और अंग्रेज़ जो है जिनका कब्ज़ा था हिंदुस्तान के ऊपर, अंग्रेज़ इस बात पर एग्री हो गया कि चलो भाई, ये जो जहाँ जहाँ मुसलमानों के सूबे हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन सूबों में मुसलमानों की मेजॉरिटी है, मुसलमान अक्सरियत में हैं, इन सूबों को मर्ज करके इनको मिला के एक अलग मुल्क पाकिस्तान बना देते हैं। तो ये बात अंग्रेज़ों से मनवाना कोई इतना आसान नहीं है मुसलमानों के लिए। इस बात को ज़रा समझिएगा। एक आइनी जंग जो है मुसलमानों ने लड़ी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल जो है, वार जो है, वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ी थी उन्हीं के ज़बान में, क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत का जो निज़ाम है, ये अंग्रेज़ का ही मुतारफ़ करवाया हुआ है। इसके फाउंडिंग फादर जो हैं वो अंग्रेज़ ही हैं, ब्रिटिश ही हैं, ठीक है। तो उनसे उन्हीं की ज़बान में बातचीत की गई थी, क्योंकि उनके ख़याल में ये एक बेहतरीन निज़ाम है और इसके हिसाब से जो है वो मामलात चल नहीं सकते किसी निज़ाम को, किसी हुकूमत को चलाने के लिए। तो बहरहाल ये पिछली वीडियोस में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। क्विक रिव्यू कर लें पार्ट 1 का, ताकि आपको समझ में आ जाए पॉलिटिक्स की बेसिक्स के अंदर हमने क्या बात की थी। सबसे पहले मैंने जिस वर्ड पे एम्फेसाइज़ किया था, मैंने वो वर्ड था ऑर्डर, हुक्म। इसको समझने की ज़रूरत है। ऑर्डर वर्ड जो है, इसको समझने की ज़रूरत है। ऑर्डर या हुक्म होता क्या है? ये 2 काम होते हैं ऑर्डर के अंदर। या तो आपको कहा जाता है कि भाई आप ये काम करें, या फिर आपको कहा जाता है कि आप ये काम न करें। बात समझ आ रही है आपको? जैसे कि आपके फादर हैं आपके घर के अंदर, आपकी मदर हैं, ये बड़े हैं, ठीक है, सबसे बड़े फादर और उसके बाद मदर। तो फादर जो है वो आपको बोलते हैं कि भाई ये काम आप करें, तो आपको करना पड़ता है। और फादर ये बोलते हैं कि भाई आप ये काम न करें, तो आपको रुकना पड़ता है, आप वो काम नहीं करते। तो इसको कहते हैं हम ऑर्डर, हुक्म। ये ऑर्डर या ये हुक्म जो है, पहले वक्तों में कौन होता था? बादशाह होता था, शहनशाह होता था, सुल्तान होते थे, ठीक है, उनका हुक्म चलता था। उनको ये बोला जाता था कि भाई आप ये कर लें, वो ये बोलते थे कि आप ये कर लें, या फिर वो ये बोलते थे कि आप ये न करें। ये 2 चीज़ें होती थी, आप ये करें या आप ये न करें। अब बादशाह जो है, इसको हम कहते हैं मोनार्की, शहनशाहियत। समझ में आ गई बात? इसको जो है वो
एक मुल्क के अंदर एक बादशाह मौजूद है, वो जो कह देता था कि आप ये करें, आवाम को वो करना पड़ता था। अगर बादशाह कह देता था कि ये ना करें तो आवाम को वो नहीं करना पड़ता था। अगर आवाम ऐसा बात नहीं मानेगी, बादशाह का हुक्म नहीं मानेगी, ऑर्डर नहीं मानेगी, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आवाम जो है उसके साथ ज़बरदस्ती की जाएगी, उसको सज़ा दी जाएगी जो लोग भी ऐसा काम करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बादशाह के पास ताकत है, इख्तियार है, उसके पास फ़ौज है। ठीक है, तो वो जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। अब डेमोक्रेसी की तरफ चलते हैं। डेमोक्रेसी या जमहूरियत के अंदर क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए। डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो आवाम की हुकूमत होती है। आवाम जो बोलती है वैसा मुल्क में निज़ाम चल रहा होता है। अब आवाम तो ढेरों ढेर है, तो इसमें कहाँ से जो है मामला चलेगा, किस किस की बात सुनी जाएगी, किस किस की बात नहीं सुनी जाएगी। करोड़ों के हिसाब से किसी मुल्क के अंदर आवाम होती है, तो क्या आवाम बताएगी कि ये करना है, ये नहीं करना? इसका तरीका डेमोक्रेसी में ये है कि आवाम या पब्लिक जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को जो है वो पसंद करती है। जिसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आसान लफ्ज़ों में वज़ीर आज़म साहब हैं अभी, वो जो बोलते हैं कि भाई ये करो तो वो हो जाता है, और वो बोलते हैं कि ये ना करो तो वो नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि इस डेमोक्रेसी के अंदर वज़ीर आज़म आ गए हैं, उनको लाया कौन है? हमारे जहन में तो ये बात आ रही है कि वज़ीर आज़म का हुक्म चल रहा है, आवाम की तो कोई सुनी नहीं जा रही। नहीं, वज़ीर आज़म को लाने वाले आवाम ही हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की थी कि एक मुल्क है, उसके 10 एरियाज़ हैं। ठीक है, हर एरिया के अंदर जो है वो, हर एरिया को आप जो है वो क्या नाम देंगे? हल्के का नाम देंगे, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कहा जाता है। हर हल्के के अंदर जो है वो अवाम मौजूद है। मतलब जितना बड़ा अवाम मुल्क का एरिया है ना, पूरा मुल्क का एरिया आपने 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उन 10 हिस्सों के अंदर अवाम मौजूद हैं। हर हिस्से के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना नुमाइंदा खड़ा कर देती है। ये मैंने बात बताई थी आपको। मिसाल के तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना नुमाइंदा खड़ा कर दिया एक एरिया में, दूसरे एरिया में दूसरा नुमाइंदा खड़ा कर दिया, तीसरे एरिया में तीसरा नुमाइंदा खड़ा कर दिया। एरिया को अब मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम देता हूँ या हल्के का नाम देता हूँ। तो इस तरह 10 हल्के हैं और 10 नुमाइंदे एक पार्टी ने अपने खड़े कर दिए। ठीक है, इसी तरह दूसरी जो पार्टी है उसने भी अपने जो है वो इन 10 हल्कों में 10 नुमाइंदे खड़े कर दिए। आप जो है अगर तो अब पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका कोई ना कोई जो है वो फाउंडिंग फादर भी होगा। समझ में आ गई बात? उसका कोई ना कोई बॉस भी होगा जो उस पार्टी को चलाने वाला होगा। उसको आप चेयरमैन का नाम दे दें, आप उसको बॉस कह लें, या आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। बहरहाल वो उसकी पार्टी है, तो ये होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से 10 लोगों को उन 10 हलकों में खड़ा कर देगा, 10 लोगों को उन 10 हलकों में खड़ा कर देगा। इसी तरह दूसरी जो पार्टी है किसी और की, वो जो है वो भी अपने 10 हलकों में अपने 10 नुमाइंदे खड़ी कर देगी। ठीक है, तो 10 नुमाइंदे जो हैं वो एक पार्टी के आ गए, 10 नुमाइंदे जो है वो दूसरी पार्टी के आ गए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर आवाम की हुकूमत कैसे है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पार्टी के नुमाइंदे को वोट दें या आप दूसरी पार्टी के नुमाइंदे को वोट दें। उसके बाद वोट जो है वो काउंट किए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सेंसिबल हैं, बाशऊर हैं, आप जानते हैं कि ये जो पार्टी है ये अच्छी है और ये जो है मुल्क के लिए काम करेगी, मतलब आवाम के लिए काम करेगी, आवाम के मसलों को हल करेगी। हमारे गैस, बिजली, पानी, महंगाई, ये जो हमारे मसले हैं इनको ये पार्टी जो है ये हल करेगी। तो आप फिर क्या करेंगे? उस पार्टी के नुमाइंदों को आप जो है वोट देंगे। ठीक है, और अगर आप ये समझते हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो हमारे मसलों को बेहतर तरीके से समझ सकती है, हल कर सकती है, तो आप दूसरी पार्टी के नुमाइंदों को जो है वो वोट देंगे। आखिर में वोटों की गिनती होगी। ये जो 10 हलके हैं, हर हलके में से क्या होगा? हर हलके में जो है वो पता लग जाएगा कि भाई किस पार्टी का नुमाइंदा जो है उसको ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं। तो जिस 10 हलके हैं हमारे पास, मैंने बताया था 10 हलकों में से अगर एक पार्टी के 7 उम्मीदवार जो हैं वो जीत जाते हैं तो इसका मतलब उसके पास 7 सीटें आ गईं। ये 10 हलके 10 सीटों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10 सीटें, सीट वही होती है जिसको आप समझ रहे हैं, सीट का मतलब जिस पे बैठते हैं हम।
तो ये सीट कहाँ रखी हुई है भाई? एक बिल्डिंग में रखी हुई है जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है। एक बिल्डिंग के अंदर ये सीट रखी हुई है, ठीक है, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है। ये 10 हलके हैं, तो 10 हलकों के हिसाब से 10 मेंबर जो हैं वो 10 नुमाइंदे जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के खड़े होंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने भी अपने 10 नुमाइंदे 10 हलकों में खड़े कर दिए, 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में खड़े कर दिए, और दूसरी पार्टी जो है उसने भी अपने 10 नुमाइंदे 10 जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में या हलकों में जो है वो खड़े कर दिए। वोटिंग सिस्टम का आगाज़ होता है। याद रहे ये 10 जो हलके हैं इन्हीं को हम 10 सीटें भी कहेंगे। और ये 10 सीटें कहाँ पर मौजूद हैं? ये जो है वो एक बिल्डिंग में मौजूद है जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है। उस बिल्डिंग में ये 10 सीटें मौजूद हैं। अब अगर 10 हलकों में से 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के एक पार्टी जो है वो हल्का इलेक्शन जीत जाती है, मतलब 7 सीटें वो जीत गई, टोटल 10 सीटें हो गई। 10 हलके हैं ना, तो 10 सीटें हो गई। 10 सीटों में से 7 सीटें जो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है और 3 सीटें जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है। ये जो नुमाइंदे हैं, याद रहे इन नुमाइंदों में, इन 10 के 10 नुमाइंदों में एक नुमाइंदा जो है वो पार्टी का सरबराह खुद भी होगा, ठीक है, ये बात आपको जहन में रखनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पार्टी का सरबराह खुद भी एक हलके में खुद भी खड़ा होगा, बाकी 9 हलकों में वो अपने नुमाइंदे खड़ा कर देगा। इसी तरह दूसरी पार्टी का सरबराह भी एक हलके में खुद खड़ा होगा, बाकी 9 हलकों में दूसरे नुमाइंदे अपनी पार्टी के वो खड़े कर देगा। बहरहाल तो 10 हलकों में से 7 हलकों में से एक पार्टी जो है वो 7 सीटें जीत जाती है और दूसरी पार्टी 3 सीटें जीत जाती है। ये अब जो विनर हैं और जो लूज़र हैं ये अब क्या कहलाएंगे? इस बिल्डिंग को जो है वो क्या कहा जाता है? इसको पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसके 2 हाउसेस मैंने आपको बताया, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, ठीक है। अपर हाउस जो है उसको सेनेट कहा जाता है, उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा। लोअर हाउस जिसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पार्लियामेंट के ये 2 हाउसेस हो गए। अपर हाउस जो सेनेट है उसकी बात अभी नहीं हो रही, लोअर हाउस जो नेशनल असेंबली है उसकी बात हो रही है। तो नेशनल असेंबली के अंदर पार्लियामेंट की इस बिल्डिंग जिसको नेशनल असेंबली कह रहे हैं हम, पार्लियामेंट की बिल्डिंग का वो हिस्सा, क्या कहा मैंने? पार्लियामेंट की बिल्डिंग का वो हिस्सा जिसको नेशनल असेंबली कह रहे हैं, वहाँ पर 10 सीटें रखी हुई हैं, 10 सीटें रखी हुई हैं और एक बड़ी सी सीट और भी है। तो ये जो 10 सीटें हैं इनमें से 7 सीटों पे आके कौन बैठ जाएंगे? वो लोग जिन्होंने 7 हलकों में इलेक्शन जीता है एक पार्टी के, जिसमें पार्टी का सरबराह भी शामिल है। अब बाकी के जो 3 हलके हैं उन पे जिसने इलेक्शन जीता है वो बाकी की 3 सीटों पर आके बैठ जाएंगे। अब याद रहे इस पार्लियामेंट के इस हिस्से को जिसको हम नेशनल असेंबली कह रहे हैं, जिसमें 10 सीटें रखी हुई हैं, ठीक है, 7 सीटों पे जो है वो 7 लोग आके बैठ गए और 3 लोग और आके बैठ गए। लेकिन इन 10 लोगों में 10 लोग जो बैठे हैं आके, इन 10 लोगों में से 7 लोग विनर हैं एक पार्टी के और 3 लोग जो हैं वो लूज़र हैं दूसरी पार्टी के। लेकिन ये 10 के 10 लोग 10 सीटों पे बैठेंगे। ये बात पिछली वीडियो में मैंने तफसील से बता दी थी। उसके बाद क्या होगा? इन 7 लोगों में से जो 7 सीटों पे बैठे हैं, एक तो आपका पार्टी का सरबराह खुद होगा, ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। तो 7 10 में से 7 और 3, तो 7 में एक तो हो गया पार्टी का सरबराह और 6 हो गए दूसरे मेंबर। इसी तरह ये 3 सीटें जो हैं इनमें एक पार्टी का सरबराह हो गया और बाकी 2 मेंबर और हो गए। ये नेशनल असेंबली की सीटों पे बैठे हैं, इसीलिए ये भी मेंबर हैं 7 के 7 और ये 3 जो हैं ये भी मेंबर हैं, ठीक है। ये 10 के 10 क्या हैं? मेंबर हैं। इन्हीं मेंबर्स को, क्योंकि ये नेशनल असेंबली में बैठे हैं, इनको हम कहेंगे MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो ये भी MNA हैं, ये भी MNA हैं। इन 7 में से एक पार्टी का सरबराह खुद है, बाकी 6 हैं। अब पार्टी का सरबराह क्या करेगा? ठीक है, ये जो 6 हैं इनमें से एक को बोलेगा कि भाई आप जो है
क्योंकि ये नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली को कोई चलाने वाला भी तो होगा, कोई रनर भी तो होगा ना नेशनल असेंबली को। तो नेशनल असेंबली को चलाने के लिए यहाँ पर जो है वो स्पीकर होता है। नेशनल असेंबली में कौन होता है? स्पीकर होता है। ठीक है, याद रहे पार्लियामेंट के एक हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं। ये सारा सिस्टम आपको समझना ज़रूरी है। 2 हाउसेस इसके हो गए, मैंने बताया था। एक इसका अपर हाउस हो गया, UH कर दिया मैंने। एक इसका लोअर हाउस हो गया, LH कर दिया। ये लोअर हाउस जो है ये नेशनल असेंबली कहलाता है, और ये अपर हाउस जो है ये सेनेट कहलाता है। सेनेट की अभी बात नहीं कर रहा, नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बिल्डिंग है पार्लियामेंट, इसके अंदर ये 2 एरियाज़, 2 पोर्शन बने हुए हैं। ये हमारे पास जो है लोअर हाउस, ये नेशनल असेंबली है, और इसमें कितनी है? 10 सीट्स हैं। इसमें कितनी है? 10 सीट्स हैं। और इन 10 सीट्स में 7 सीट के ऊपर जो है एक पार्टी के मेंबर बैठे हुए हैं, और 3 सीट्स के ऊपर दूसरी पार्टी के मेंबर बैठे हुए हैं। ये 7 जो मेंबर हैं और ये 3 जो मेंबर हैं, क्योंकि ये नेशनल असेंबली में बैठे हैं इसलिए इनको कहा जाएगा MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो ये 10 जो है वो MNA हो गए। 7 MNA जो हैं, इनमें से क्या किया जाएगा कि एक मेंबर आपको पता है कि पार्टी का सरबराह है, ठीक है, और बाकी 6 जो हैं वो पार्टी के दूसरे MNAs हैं। अब ये जो पार्टी का सरबराह है ये बोलेगा कि भाई अब ये 6 हैं, इनमें से एक आगे आ जाए, ताकि उसको, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी है अब इस हाउस के अंदर, इस लोअर हाउस के अंदर, इस नेशनल असेंबली के अंदर हमारी मेजॉरिटी है। तो इस हाउस को चलाने के लिए जो हम स्पीकर लेके आएंगे, स्पीकर, जिस तरह स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, वो सारे इंतज़ाम जो है वो देख रहा होता है स्कूल के, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो स्पीकर है वो क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एडमिन है। लेकिन ये भी एक MNA है, ये बात मत भूलिएगा। तो 6 MNA में से एक तो बन गया स्पीकर, ठीक है। और इन्हीं में से एक और अगर ले लूँ मैं, ठीक है, इसको 4 करें और 1 + 1, एक जो है वो 6 में से एक जो है वो बन गया स्पीकर कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली का, और दूसरा जो है वो बन गया डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर कि इन केस अगर जो है स्पीकर साहब जो हैं वो छुट्टी पर हैं, कोई मामला है या उनका इंतकाल हो गया है या वो हट गए हैं, कुछ भी मामला हो गया है स्पीकर के साथ, तो फिर अब नेशनल असेंबली का इंतज़ाम चलाने के लिए डिप्टी स्पीकर मौजूद है। ये भी क्या है? ये एक MNA है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये 7 MNA में से विनिंग पार्टी के 10 मेंबर में से 7 जो हैं उनमें से एक तो पार्टी का सरबराह हो गया, बाकी बच गए 6 में से एक अलग अलग करके इस पार्टी के सरबराह ने बोला कि एक भाई आप बन जाओ स्पीकर, और दूसरे को बोला आप बन जाओ डिप्टी स्पीकर। अब जो है वो 4 मेंबर बच गए हैं, 4 MNA बच गए हैं इसके पास, विनिंग पार्टी के पास नेशनल असेंबली के अंदर। ये जो 4 मेंबर हैं, ये जो 4 मेंबर हैं, सपोज़ करते हैं यहाँ पर हम, अब आपको ये 4 मेंबर्स जो हैं, और ये एक खुद, याद रहे ये 4 मेंबर और ये एक खुद जो पार्टी का सरबराह है ये बच गया है, और ये 4 मेंबर बच गए हैं। अब यहाँ से मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट चलता है, मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। मिनिस्ट्री को उर्दू में वजारत कहा जाता है, और मिनिस्ट्री से ही वर्ड बनता है मिनिस्टर, ठीक है। तो इनमें से 4 MNA में से 2 जो हैं वो मिनिस्टर बन गए, और एक जो है जो पार्टी सरबराह है, एक जो है जो पार्टी सरबराह है वो बन गया प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। और ये 3 लोगों की, ये 3 लोगों का जो ग्रुप है अब, ठीक है ना, याद रहे कि 4 MNA बच गए, और एक जो है वो MNA जो पार्टी सरबराह खुद है वो भी बच गया। टोटल 5 MNA यहाँ पर बच गए। इन 5 में से 2 जो है वो मिनिस्टर बन गए, और एक पार्टी सरबराह खुद जो है वो क्या बन गया? प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये जो 3 लोगों का ग्रुप बना है अभी,
इसको कैबिनेट कहा जाता है। तो कैबिनेट क्या है? इसको उर्दू में काबीना कहा जाता है, काबीना, कैबिनेट। तो ये कैबिनेट क्या है? ग्रुप है। किन लोगों का ग्रुप है? MNAs का ग्रुप है, ठीक है, नेशनल असेंबली के अंदर। और ये MNAs जो हैं, ये कौन से MNAs हैं? जो कि मिनिस्टर हैं और वज़ीर हैं, और इनके पास कोई ना कोई जो है वो वजारत मौजूद है। सपोज़ करते हैं यहाँ पर एक वजारत जो है, अब मिनिस्ट्रीज़ को भी ज़रा समझ लें। मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, मिनिस्ट्रीज़ मैंने पहले ही बताया था, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस, एक हो गया डिफेंस का डिपार्टमेंट। पूरे मुल्क के जो माली मामलात हैं, जो बजट है, जो रेवेन्यू है, ठीक है, जो कुछ भी पैसा है, जो कुछ भी आवाम हम टैक्स देते हैं, वो सारा का सारा टैक्स जो है वो इकट्ठा होके किस डिपार्टमेंट में जाता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है। और इस फाइनेंस डिपार्टमेंट को का मिनिस्टर कौन है? यहाँ पर इन्हीं दो मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बन जाएगा। इस मिनिस्टर को हम कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। क्या नाम देंगे इसको हम? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है भाई। इसी तरह इन दो मिनिस्टर्स में से जो दूसरा मिनिस्टर है वो क्या बन जाएगा? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस का मतलब होता है दिफा, जिसमें आपकी आर्मी आ जाती है, नेवी आ जाती है, ठीक है, एयरफोर्स आ जाती है, इसके अलावा जो एजेंसीज़ हैं वो आ जाती है। किसी भी लेवल का जो दिफा है, डिफेंस है, सब का सब इस डिपार्टमेंट में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं डिफेंस, दिफा। इसका जो मिनिस्टर है वो क्या कहलाएगा? डिफेंस मिनिस्टर। ये फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ये डिफेंस मिनिस्टर हो गया, दो ही मिनिस्टर बने हैं ना। और फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ रही है बात? और ये तीनों मिनिस्टर जो हैं, तीन मिनिस्टर में से दो मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर, ये तीन लोगों का जो ग्रुप है ये क्या बन गया? ये कहलाएगा कैबिनेट या फिर काबीना। ये बहुत मुख्तसर इख्तिसार के साथ मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको बताया है। मैंने सिर्फ आपके लिए जो है वो यहाँ पर नेशनल असेंबली के अंदर 10 सीटें रखी हैं, ठीक है, और यहाँ पर 10 सीटों के हिसाब से मैंने 10 MNA किए थे, और 10 MNA में से मैंने 7 विनिंग MNA किए थे, और उसके बाद मैंने एक MNA बताया था कि पार्टी का सरबराह है, बाकी 6 MNA जो हैं वो पार्टी के मेंबर हैं। ये सब के सब, ये जो 6 MNA हैं, इनमें से 2 को अलग करेगा ये पार्टी का जो सरबराह है, उन 2 में से एक को बनाएगा स्पीकर और एक को बनाएगा डिप्टी स्पीकर, और बाकी 4 जो बच जाएंगे इनमें से कुछ को लेगा। जैसे कि यहाँ 4 में से 2 को इसने लिया और दोनों को मिनिस्टर बना दिया। किस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बनाया? 2 मैंने मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पे रखी हैं, एक फाइनेंस और दूसरा डिफेंस। तो एक मिनिस्टर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर कहलाया और एक मिनिस्टर जो है वो डिफेंस मिनिस्टर कहलाया। तो इन 4 में से 2 बच गए, 2 रिमेनिंग। ये क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे, बस ये तनख्वाहें लेंगे, मराहत लेंगे, मज़े करेंगे। इनका काम सिर्फ इतना होगा कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इसके पास जब साल भर का रेवेन्यू इकट्ठा होके आएगा, साल भर में आप लोग, हम लोग, आवाम जो है वो जितना टैक्स पे करते हैं, वो सब का सब टैक्स जब इनके पास जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर के पास, तो फिर ये बजट बनाएंगे। बजट के अंदर क्या करेंगे ये कि भाई ये 100 रुपये की कलेक्शन हुई है, 100 रुपये का टैक्स जो है वो आवाम से मिला है, अब इस 100 रुपये में से 2 रुपये इसको देने हैं, 4 रुपये इसको देने हैं और 1 रुपया इस डिपार्टमेंट को देना है। तो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट को ये पैसे तकसीम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल इसी तरह ये जो 2 MNA बच गए हैं, याद रहे ये 2 MNA किसी, मैंने क्या कहा था, पूरे मुल्क को हमने 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड कर दिया था, 10 हलकों में डिवाइड कर दिया था। तो ये 2 बचे हुए MNA यकीनन किसी न किसी हलके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो पैसे इनके पास आएंगे फाइनेंस मिनिस्टर के पास, तो ये इन 2 MNAs को देंगे। इनका काम है अपने हलकों में तामीर व तरक्की का काम करवाना, अपने हलके में मौजूद लोगों के मसले हल करवाना, गैस, बिजली, पानी, जो छोटे छोटे मसले हैं उनको हल करवाना। और इसके लिए इन दोनों MNAs को बाकायदा पैसे मिलते हैं
बजट में कि भाई ये 2 करोड़ आपके एक एमएनए को दे दिए, 2 करोड़ जो है वो दूसरे एमएनए को दे दिए कि अपने अपने हलकों में तामीर व तरक्की का काम करवाएं, लोगों के मसले हल करवाएं। बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी इनको पैसे मिलते हैं ये तकरीबन वो अपना पेट ही भरने से उनको फुर्सत नहीं मिलती, और इनके पेट तो कब्र की मिट्टी भर सकती है भाई। पाकिस्तानी अवाम के पैसे, पाकिस्तानी अवाम के टैक्स नहीं भर सकते, इनके पेट जो है वो कब्र की मिट्टी भरेगी, बस हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, बहरहाल तो आगे चलते हैं। ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया। ये जो सारा मैंने आपको सिस्टम समझाया है, किसका समझाया है? गवर्नमेंट का समझाया, गवर्नमेंट का समझाया है ना। कौन सी गवर्नमेंट है ये? गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का मतलब है मालिक, यही मतलब है ना भाई। आम ज़बान में आप क्या कहते हैं भाई? गवर्नमेंट नहीं मान रही, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये करो, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये ना करो, यही बोलते हैं ना आप, हुकूमत, गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो हुकूमत है, या ये बादशाहत जो है, ये कितने लेवल पर होती है एक मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी में? इस बात को ज़रा समझिएगा जी। अभी तक जो मैंने आपसे बात की है ना, वो मैंने गवर्नमेंट के एक हिस्से की बात की है, और ये जो हिस्सा है ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम हम इसको नाम देते हैं। अब ज़रा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, ताकि आपको ये सारा सिनेरियो समझ में आ जाए। क्योंकि ये सारा सिनेरियो पाकिस्तान को लेके जब आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर हम इंग्लैंड की तरफ चलेंगे। क्योंकि ये सिस्टम हमने किससे लिया है? इंग्लैंड से लिया है। इंडिया ने किससे लिया है? उसने भी इंग्लैंड से लिया है। क्यों? क्योंकि हमने आज़ादी जो हासिल की है वो अंग्रेज़ों से हासिल की है, इंग्लैंड से हासिल की है, ब्रिटिश से हासिल की है। ठीक है, तो बहरहाल ये फेडरल सिस्टम कहलाता है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या है? गवर्नमेंट का सिस्टम है। आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ आपको, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। ये गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम के अंदर ये जो गवर्नमेंट कहलाएगी, ये फेडरल गवर्नमेंट कहलाएगी। और इस फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्या आ जाता है? वो कैबिनेट आ जाती है। और जब कैबिनेट आ जाती है तो फिर याद रहे क्या क्या आ जाता है इसमें? आपका प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, और मिनिस्टर्स आ जाते हैं। मैंने इसको बहुत सिंपल करके आपको बताया था। यहाँ मैंने बताया था 2 मिनिस्टर्स हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो खैर एक ही होता है। तो ये फेडरल सिस्टम कहलाता है। और इनके पास 2 मिनिस्टर्स के पास कौन से मिनिस्ट्रीज थी? एक डिफेंस और दूसरा जो है फाइनेंस, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा गवर्नमेंट का सिस्टम, एक गवर्नमेंट और भी होती है एक मुल्क के अंदर, अगर मुल्क में सूबे हों। आपको पता है कि हमारे मुल्क में 4 सूबे हैं, सिंध है, पंजाब है, KPK है, और बलूचिस्तान है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से बात सुनिएगा। सिंध है, पंजाब है, KPK है, और बलूचिस्तान है। ये जो फेडरल सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट आई और कैबिनेट बनी और प्राइम मिनिस्टर बना और उसके मिनिस्टर बने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, ये क्या है? ये सारे मामलात को नहीं देख रहे, याद रहे ये बात मेरी, सुन लीजिए आप। वफाकी हुकूमत जो है, फेडरल गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत जो है, ये सिर्फ वफाकी मामलात को देखती है, सूबाई मामलात को नहीं देखती। बात समझ आ रही है? फेडरल गवर्नमेंट जो है, वफाकी हुकूमत जो है, ये क्या देखती है? सिर्फ वफाकी मामलात को देखती है, यानी कि वफाकी इदारों को देखती है, फेडरल डिपार्टमेंट्स को देखती है। जो आपने डिफेंस का डिपार्टमेंट देखा ना, ये फेडरल का है, फेडरल डिफेंस डिपार्टमेंट, फेडरल फाइनेंस डिपार्टमेंट। ज़रा बात को समझिएगा, यही फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो एज अ होल पूरे मुल्क की नुमाइंदगी भी कर रहा है। ठीक है, और यही फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर भी मौजूद है जी।
एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, अब ये देखें 4 सूबों और ये पूरा मुल्क में अब ले आया हूँ, ये पूरा मुल्क है और यहाँ पर इस मुल्क के अंदर ये 4 सूबे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरे मुल्क का भी है, जो पूरे मुल्क के फाइनेंस को देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर है, और क्योंकि पूरे मुल्क की बात हो रही है तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कहलाता है फेडरल मिनिस्टर, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, सबके साथ फेडरल का वर्ड आ जाएगा, सबके साथ फेडरल का वर्ड आ जाएगा, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर। इसको अगर मैं उर्दू में कहूँ तो वफाकी वज़ीर बराए मालियात। फाइनेंस वर्ड को उर्दू में मालियात कहा जाता है, माली मामलात जो होते हैं। तो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये कहलाएगा, ये 2 जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट होगा इसका, ये क्या कहलाएगा, ये फेडरल फाइनेंस डिपार्टमेंट कहलाएगा, फेडरल फाइनेंस डिपार्टमेंट। समझ में आ रही है बात आपको? इसी तरह हर सूबे के अंदर इस पूरे को क्या कहते हैं, फेडरल कहते हैं या विफाक कहते हैं, फेडरल या विफाक। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं चारों के चारों सूबे, ये सूबे कहलाते हैं। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर है, यही फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर भी होगा KPK में। ये एक फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर भी होगा सिंध में, एक फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब में भी होगा, एक फाइनेंस मिनिस्टर बलूचिस्तान में भी होगा। लेकिन इस फाइनेंस मिनिस्टर और इस फाइनेंस मिनिस्टर, इनमें फ़र्क है। ये फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर है, ये जो हैं प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर। अब कितने फाइनेंस मिनिस्टर हो गए? 5 हो गए। एक वो जो पूरे मुल्क के फाइनेंस को देख रहा है, पूरे विफाक के फाइनेंस को देख रहा है, पूरे फेडरल के फाइनेंस को देख रहा है, जो नेशनल असेंबली में बैठा है, ठीक है, जो MNA है। ये सारे एक सीरीज़ ज़रा समझिएगा, आखिर में सब एक जगह इकट्ठी करूँगा। और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये अपने सूबे का है, अपने सूबे के माली मामलात को देख रहा है, ये कहलाएगा प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पर भी एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये कहलाएगा, क्योंकि ये सिंध का है तो ये कहलाएगा सिंध फाइनेंस मिनिस्टर, सिंध फाइनेंस मिनिस्टर या प्रोविंशियल मिनिस्टर, प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंध, प्रोविंशियल सूबे का फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप इसको नाम देंगे सिंध फाइनेंस मिनिस्टर या प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंध, आप इसको ये नाम देंगे। प्रोविंशियल का वर्ड लाजमी आएगा, प्रोविंशियल का वर्ड लाजमी आएगा, क्योंकि देखें फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर भी है, लेकिन ये फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ भी है सिंध में, लेकिन ये प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंध हो गया। यहाँ पर KPK में भी एक प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर KPK हो गया। यहाँ पर जो है वो पंजाब में भी एक प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब हो गया, और बलूचिस्तान में भी एक प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर बलूचिस्तान हो गया। बात समझ में आ रही है? अब ज़रा इस फ़र्क को समझिएगा, ये फेडरल है, ये प्रोविंशियल है। अब यहाँ पर एक बात ज़रा समझ में आने वाली है, आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर आपने पूरे मुल्क को हलकों में डिवाइड कर दिया, पूरे मुल्क को आपने, पहले तो आपने पूरे मुल्क के अंदर एक बिल्डिंग का इंतखाब किया है ना, आप ये बोलेंगे पूरे मुल्क के अंदर जो लाखों करोड़ों बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंगों में से आपने एक बिल्डिंग को बोल दिया कि ये पार्लियामेंट है,
ठीक है। और इस बिल्डिंग के दो पोर्शन हैं, एक पोर्शन को लोअर हाउस कहा जाता है यानी कि नेशनल असेंबली, और दूसरे पोर्शन को अपर हाउस कहा जाता है यानी कि सेनेट। सेनेट की बात अभी आपने नहीं की, उसके बाद फिर आपने जो है वो लोअर हाउस यानी कि नेशनल असेंबली इसकी बात की। फिर आपने बोला कि इस पोर्शन में लोअर हाउस में या नेशनल असेंबली में 10 सीटें और एक बड़ी सीट लगी हुई है। ये 10 सीटों के ऊपर जो लोग बैठेंगे वो MNA कहलाएंगे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। और ये 10 लोग, ये MNA कहाँ से आएंगे? क्योंकि पूरे मुल्क को आपने बताया कि हमने 10 एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है जिसको कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कहा जाता है या हल्के कहा जाता है। वहाँ से ये लोग आए हैं। किसने इनको वोट दिया है? आवाम ने इनको वोट दिया है। एक पार्टी के हैं या एक से ज़्यादा पार्टी के हैं? हमने यहाँ सपोज़ किया था कि 2 पार्टियाँ हैं और इनमें से एक पार्टी जो है 10 सीटों में से 7 सीटों पे वो आ गए और 3 सीटों पे दूसरी पार्टी आ गई। जिसने 7 सीटें नेशनल असेंबली की जीत ली वो हुकूमत बनाएगी और जिसने 3 सीटें जीती हैं वो अपोजिशन बनाएगी। ये बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो एक जो है वो गवर्नमेंट होती है और दूसरी अपोजिशन होती है। तो 3 MNA जो हैं वो अपोजिशन वाले हैं और 7 MNA जो हैं वो गवर्नमेंट वाले हैं। ये 7 MNA का फिर आपने बताया कि 7 में से 2 जो है वो निकलेंगे और एक स्पीकर बन जाएगा, एक डिप्टी स्पीकर बन जाएगा, 5 बचेंगे। 5 में से एक जो है वो ख़ुद पार्टी का सरबराह भी है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और 2 MNA और लेगा। उनको साथ मिला के 2 जो डिपार्टमेंट हैं मुल्क के बड़े, जो पूरे मुल्क को चलाने वाले हैं, एक डिफेंस है और दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस है। इनको जो है वो हेड करेंगे, ये इनके मिनिस्टर कहलाएंगे। ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम हो गया। तो आपने इतनी तकरीर जो है वो फेडरल सिस्टम को समझाने के लिए की है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आ गया, फेडरल फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसमें फेडरल मिनिस्टर भी आ गया, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर भी आ गया। यहाँ पर जो है सूबों की जब आपने बात की, प्रोविंसेस की आपने बात की, यहाँ पर आपने सेकंड के अंदर एक प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर भी लिया है, दूसरे सूबे में भी एक फाइनेंस मिनिस्टर लिया है, तीसरे सूबे में भी एक फाइनेंस मिनिस्टर लिया है, चौथे सूबे में भी एक फाइनेंस मिनिस्टर लिया है। इस फाइनेंस मिनिस्टर में और इस फाइनेंस मिनिस्टर में फ़र्क ये है कि ये फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर है और ये जो हैं वो प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो मिनिस्टर तो है ना, बात को ज़रा समझिएगा। मिनिस्टर तो है, ये फेडरल मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है तो है ना, और ये प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री है तो है ना। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो सारी चीज़ें, जिस तरह ये एक आपने बिल्डिंग देखी थी जिसको हमने पार्लियामेंट कहा था, जिसके 2 हाउसेस हैं, बिल्कुल इसी तरह इन चारों सूबों के अंदर भी 4 बिल्डिंग्स मौजूद हैं। 4 बिल्डिंग्स, इनमें भी 4 बिल्डिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं और उन 4 बिल्डिंग्स में भी सीटें मौजूद हैं और उन सीटों के ऊपर भी इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये जो हैं वो फेडरल इलेक्शंस कहलाते हैं, नेशनल इलेक्शंस कहलाते हैं, वज़ीर आज़म और उसकी काबीना के इलेक्शंस कहलाते हैं, और ये जो इलेक्शंस कहलाते हैं ये प्रोविंशियल इलेक्शंस कहलाते हैं। जिस तरह नेशनल इलेक्शंस के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनी हुई होती हैं पूरे मुल्क के अंदर, बिल्कुल इसी तरह प्रोविंशियल इलेक्शंस के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनी हुई होती हैं। हर सूबे के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, हर सूबे के अंदर हल्के हैं। जिस तरह यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक MNA बनता है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल KPK के अंदर जो है वो 1 2 3 4 12 जो है वो हल्के बने हुए हैं सूबे के लिए। यहाँ पर बलूचिस्तान में जो है वो 8 हल्के बने हुए हैं। सिंध के अंदर जो है वो 30 हल्के बने हुए हैं। पंजाब क्योंकि बड़ा है, यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है, तो यहाँ पर 60 हल्के बने हुए हैं। हर हल्के पे बिल्कुल इसी तरह यहाँ जो 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी, 10 हल्के थे, ठीक है, पूरे मुल्क में हमने बनाए थे। बिल्कुल इसी तरह हर सूबे के अंदर भी हम हल्के बनाएंगे। लेकिन अब वही बात कि ये फेडरल सिस्टम है, ये प्रोविंशियल सिस्टम है, लेकिन सारा काम सेम होता है, सारा काम सेम होता है। यहाँ पर MNA बनते हैं और यहाँ पर MPA बनते हैं।
ये कहलाता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ये कहलाता है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो अगर प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर मौजूद हैं तो प्रोविंशियल असेंबलीज भी तो होंगी, बिल्कुल हैं। केपी के अंदर भी एक प्रोविंशियल असेंबली है जिसमें 12 सीटें रखी हुई हैं। सिंध के अंदर भी एक प्रोविंशियल असेंबली है जिसमें 30 सीटें रखी हुई हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी एक जो है वो प्रोविंशियल असेंबली है, उसके अंदर 8 सीटें रखी हुई हैं। और पंजाब के अंदर भी एक जो है वो प्रोविंशियल असेंबली है जिसमें 60 सीटें रखी हुई हैं। जिस दिन फेडरल सिस्टम के लिए वोटिंग होती है उसी दिन प्रोविंशियल सिस्टम के लिए भी वोटिंग होती है। हमारे मुल्क में एक ही दिन में ये काम होता है। मतलब जब आप वोट कास्ट करने जा रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आपके हलके में से ये साहब MNA की सीट पे खड़े हो रहे हैं और ये साहब जो हैं वो MPA की सीट पे खड़े हुए हैं। ये दोनों MNA और MPA किसी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर वो पार्टी X है, उससे ये एक MNA और एक MPA खड़ा हो रहा है यहाँ पर। समझ में आ गई बात आपको? इसी तरह यहाँ पर दूसरी पार्टी का, इसी एक ही हलके के अंदर, उसी हलके के अंदर दूसरी पार्टी का MNA या MPA आके खड़ा हो जाएगा। वोट आपने डालना है तो आप बैक वक्त 2 वोट डालेंगे। एक वोट जो है वो MNA के लिए डालेंगे, दूसरा वोट जो है वो MPA के लिए डालेंगे। ये जो 2-2 वोट आप डाल रहे हैं, इससे जो है वो पता लग जाएगा कि आप MNA किसको बनाना चाहते हैं और MPA किसको बनाना चाहते हैं। कॉमन सेंस की बात है कि ये दोनों MNA MPA एक ही पार्टी से के हैं। हर पार्टी अपने 2 मेंबर यहाँ पे लेके आएगी, एक MNA के लिए, एक MPA के लिए। तो आप जब किसी को वोट डालेंगे, किसी पार्टी से इंस्पायर्ड हैं, तो उसका जो MNA होगा उसी को वोट डालेंगे, उसका जो MPA होगा उसी को वोट डालेंगे। कॉमन सेंस की बात है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कोई आप जो है वो चाहते हैं कि MNA जो है वो इस पार्टी का बन जाए और MPA जो है वो इस पार्टी का बन जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा तो आप नहीं करेंगे, ये तो बेवकूफ़ी है। जब आप एक पार्टी से इंस्पायर्ड हैं, जब आप चाहते हैं कि फेडरल या वफाकी मामलात जो हैं वो एक पार्टी संभाल सकती है, तो एग्जैक्टली आपके जहन में ये बात भी होगी कि वही पार्टी सूबाई मामलात भी संभाल सकती है। तो आप उसी एक पार्टी के MNA और MPA को वोट दे देते हैं। एक ही दिन में इलेक्शन होता है। और अगर आप किसी दूसरी पार्टी से इंस्पायर्ड हैं तो आप किसी दूसरी पार्टी के MNA और MPA को वोट दे देंगे। यहाँ पर 2 वोट डालेंगे आप, एक वफाक के लिए, एक वफाक के लिए और दूसरा सूबे के लिए। वफाक, सूबे। समझ में आ गई बात आप? ये पार्टियों का सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इस सारी तकरीर के अंदर, कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो मुल्क, पूरे मुल्क के एज अ होल हैं, कंट्री एज अ होल, एज अ होल। जो पूरे मुल्क के मामलात हैं, उनका किसी एक सूबे से ताल्लुक़ नहीं है, पूरे मुल्क से ताल्लुक़ है। जैसे डिफेंस है, फाइनेंस है, इसका पूरे मुल्क से ताल्लुक़ है, किसी एक सूबे से मुताल्लिक नहीं है ये। तो ये जब एज अ होल या पूरे की बात करते हैं, पूरे मुल्क की बात करते हैं, तो हम इसको कहते हैं फेडरल सिस्टम। और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो सिर्फ सूबे से मुताल्लिक होते हैं, उसका किसी बाकी मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक सूबा जो है वो अपने हिसाब से जो है वो अपने सूबे को चलाना चाहता है, तो ये सूबे के अपने मामलात होंगे, इसका पूरे मुल्क से ताल्लुक़ नहीं होगा। तो साबित हुआ कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ पूरे मुल्क से होता है, वो वफाक में आते हैं, और कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ सूबे से होता है, उनको हम सूबाई कहते हैं या सूबे के मामलात कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमारे पास 2 किस्म की गवर्नमेंट हो गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं ज़रा। एक जो है वो गवर्नमेंट होगी फेडरल गवर्नमेंट, और दूसरी जो होगी हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। एक फेडरल गवर्नमेंट होगी और दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। बात समझ में आ गई?
अब यहाँ पर दोनों पार्टियों का सारा सिनेरियो आपने समझ लिया, ठीक है। यहाँ पर सिंध असेंबली है, यहाँ पर पंजाब असेंबली है, यहाँ पर सिंध असेंबली के एमपीए हैं, यहाँ पर पंजाब असेंबली के एमपीए हैं, यहाँ पर केपी के असेंबली के एमपीए हैं। तो ये एमपीए हैं इन असेंबलीज़ के, और पूरे मुल्क के अंदर पार्लियामेंट मौजूद है, नेशनल असेंबली मौजूद है, वहाँ के एमएनए हैं। ये करेंगे क्या, ये करेंगे क्या, इसको ज़रा आप समझें। ये नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली लॉ मेकिंग, कानून साजी इसको कहते हैं, लॉ मेकिंग, कानून बनाएंगे, कानून बनाएंगे। कानून क्या होता है भाई? हमारे मुल्क का कानून है, हमारे मुल्क का कानून है। सऊदीया में आप चले जाइए, जुमे के वक्त या नमाज के वक्त जो है वो शॉप्स बंद हो जाती हैं, लोग नमाज के लिए चले जाते हैं। क्यों भाई? हमारे मुल्क का कानून है, हमारे मुल्क का कानून है, हमारे मुल्क का लॉ है, आपको करना पड़ेगा ऐसे। नमाज के औकात में नमाज, दुकानें बंद। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? पाकिस्तान का कानून है। ये कानून जो है, ये जो लॉ है, लॉ मेक भी तो कहीं हुआ होगा ना, ये लॉ मेक भी तो कहीं हुआ होगा ना। ये आप लॉ को आप पाबंद हैं, आप लॉ को, कानून को जो है उसको मानने के। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। अब ये लॉ मेक भी तो कहीं हुआ होगा ना। ये लॉ कहाँ मेक हुआ है? ये लॉ मेक हुए हैं या तो नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली में, यहाँ पर लॉ बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कानून बन रहे हैं, या लॉ कहाँ पर बन रहे हैं? प्रोविंशियल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में। नेशनल असेंबली में भी लॉ मेकिंग हो रही है और प्रोविंशियल असेंबली में भी लॉ मेकिंग हो रही है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके हाथ में कानून बनाने का इख्तियार आ जाए, ज़रा आप मेरी बात को समझिए। कानून आपको क्या कहता है भाई? आसान लफ्ज़ों में, मैंने शुरू में बात शुरू की थी, बादशाह से चला था ना, मैंने ऑर्डर से बात शुरू की थी। मैंने कहा था ये हुक्म है। ऑर्डर क्या होता है कि ये करो और ये ना करो, ये बादशाह का हुक्म है। इसी ऑर्डर की दूसरी शक्ल यहाँ पर ये लॉ है। लॉ भी तो आपको यही कहता है कि आप ये करें और आप ये ना करें। अब ये लॉ बनाने वाले कौन हैं और ये किस जगह पर बन रहा है? ये लॉ जो हैं, कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कि पूरे मुल्क के मामलात को देखने वाले होते हैं। कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो पूरे मुल्क के मामलात देखने वाले होते हैं, पूरे मुल्क के मामलात। कुछ लॉ ऐसे होते हैं, कुछ कानून ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुल्की लेवल पे सबको करनी पड़ती हैं या सबको नहीं करनी पड़ती। कुछ लॉज ऐसे होते हैं। अब जब मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ तो समझ जाइए कि मैं फेडरल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ और नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ। और नेशनल असेंबली में ही ये कानून बना। अब यहाँ पर कानून बनाने वाले कौन हैं? लॉ बनाने वाले कौन हैं? नेशनल असेंबली के अंदर एमएनए हैं। जिस पार्टी के जितने ज़्यादा एमएनए होंगे उसकी मेजॉरिटी होगी, और कोई भी कानून वो बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? वो मेजॉरिटी या अक्सरियत से पास हो जाएगा और उसको मुल्क का कानून बना दिया जाएगा। मैंने सऊदीया की मिसाल दी कि नमाज के औकात में दुकानें बंद हो जाएंगी। कानून है भाई, हमारे मुल्क का कानून है, कहीं तो बना होगा। याद रहे, सऊदीया के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, वहाँ बादशाहत है। तो ये कानून किसने पास किया भाई? बादशाह ने पास किया। मेरा हुक्म है भाई, बंद कर दो, दुकानें बंद नमाज के औकात में। ये सिर्फ समझाने के लिए। पाकिस्तान में अगर ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लॉ मेकिंग करनी पड़ेगी, लॉ मेकिंग करनी पड़ेगी। पूरे मुल्क में अगर आप चाहते हैं तो नेशनल असेंबली के अंदर लॉ मेकिंग करेंगे आप, और लॉ जो भी आप बनाएंगे, क्योंकि याद रहे नेशनल असेंबली के अंदर एमएनएस बैठे हैं। एमएनए एक पार्टी के नहीं हैं, एमएनए यहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टीज़ के हैं।
8, 10, 15, 20 पार्टीज़ के MNAs बैठे हैं, उन्हीं में से आपकी एक पार्टी है जिसके पास ज़्यादा मेंबर हैं, जिसके MNAs ज़्यादा हैं। तो आप अगर मुल्क में ये कानून लेके आना चाहते हैं कि भाई नमाज के औकात में दुकानें बंद रहेंगी पूरे मुल्क में, तो आप इस कानून को लिखेंगे और उसके बाद वोटिंग होगी। क्या होगी? वोटिंग होगी असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर वोटिंग होगी। या अगर आप अपने सूबे में ये कानून लाना चाहते हैं कि भाई मेरे सूबे में नमाज के औकात में दुकानें बंद होंगी, कारोबार बंद होंगे, तो जो प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध है, जो सिंध की सूबाई असेंबली है, यहाँ पर ये कानून बनाया जाएगा। कौन कानून बनाएगा? MPAs बनाएंगे, MPAs बनाएंगे। अब यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी सिर्फ आपकी पार्टी के MPA नहीं बैठे हुए, बल्कि यहाँ पर 8, 10, 15, 20 जो पार्टियाँ हैं, सबके MPA इस सिंध असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी पार्टी के MPA ज़्यादा हैं, तो इसलिए जब ये कानून आप लेके आएंगे, किसी भी कानून को पास करने के लिए भारी अक्सरियत चाहिए होती है, मेजॉरिटी चाहिए होती है। भारी अक्सरियत किसको मिलेगी? जिसकी भारी सीटें होंगी, जिसके MPA ज़्यादा होंगे। 30 सीटों में से आप सपोज़ करें कि जो है वो 20 सीटें आपकी पार्टी के पास हैं, तो ये आपके 20 MPA बन जाएंगे सिंध में। और ये 20 MPA जो है वो ये कानून जब लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी आपके पास ही है, आप इसके हक़ में ही वोट डालेंगे, लेके आने वाले ही आप हैं, आपकी पार्टी है। तो आपके 20 MPA जो है वो इसके हक़ में वोट दे देंगे कि भाई ये कानून पास कर दो, सूबे में ये कानून नाफिज कर दो। बाकी 10 लोग जो हैं वो दूसरी पार्टीज़ के हैं, वो यकीनन आपके ख़िलाफ़ हैं, तो वो मना करेंगे कि नहीं भाई इस कानून को मत लेके आओ। लेकिन क्योंकि आपके पास वोट ज़्यादा हैं सिंध असेंबली के अंदर, आपके MPA ज़्यादा हैं, आपकी पार्टी के MPA ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये कानून पास हो जाएगा और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म आ जाएगा कि भाई आज से ये कानून बना दिया गया है कि अब कारोबार, दुकानें, शॉप्स नमाज के औकात में बंद होंगी। जिसकी दुकान खुली हुई नज़र आई, कारोबार चलता हुआ नज़र आया, उसकी फिर क्या होगी? उसको सज़ा मिलेगी, पुलिस एक्शन लेगी और उठा के उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कानून बन चुका है। ये कानून कहाँ बना? सूबे में बना। और यही कानून अगर पूरे मुल्क में बनाना चाहते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? नेशनल असेंबली जाएंगे। नेशनल असेंबली के अंदर MNAs बैठे हैं। यहाँ पर जो है वो आप नेशनल असेंबली के अंदर, हमारी जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है वहाँ 342 सीटें हैं, एक्चुअली 342 सीट्स हैं। अगर एक पार्टी जो है उसकी मेजॉरिटी है, मिसाल के तौर पर एक पार्टी है उसने 200 सीट्स जो हैं वो 342 सीट्स में से एक पार्टी ने 200 सीट्स जो हैं वो नेशनल असेंबली की विन कर ली हैं, तो अब क्या होगा? ये पार्टी चाहती है पूरे मुल्क में नमाज के औकात में कारोबार बंद हो, तो ये कानून लेके आएंगे, ये लॉ लेके आएंगे। मैंने कहा था ना लॉ मेकिंग, ये लॉ मेक कहाँ हुआ? ये लॉ जो है वो 2 जगहों पर मेक हो सकता है। पूरे मुल्क का मामला देखना हो तो नेशनल असेंबली में, और अगर सिर्फ सूबे के अंदर करना हो तो फिर सूबाई असेंबली के अंदर या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। तो ये आ गई बात, समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पर आपके पास 200 सीटें हैं, आपके 200 MNA हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी मेजॉरिटी, आप बिल लेके आएंगे, कौन मना करेगा भाई? बाकी के जो 142 हैं वो तो कम हैं, तो ये बिल पास हो जाएगा और मुल्क में ये कानून नाफिज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैंने कहा जैसे कि आवाम की हुकूमत है, अगर आवाम मजहबी रुझान रखती है, दीन से उसका लगाव है, इस्लाम से मोहब्बत है, और वो चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम नाफिज हो हमारे मुल्क के अंदर, यही हमारे लिए बेहतरीन हल है, तो आवाम जो है वो किसको वोट देंगे? ऐसी पार्टी को देंगे जो मजहबी रुझानात रखती है, जो एक मजहबी पार्टी है। मेजॉरिटी आवाम जो है वो उसी को वोट देंगे, जैसे तुर्की में हुआ है। तुर्की में हुआ है, तैयब अर्दगान की जो गवर्नमेंट है ये इस्लामी हुकूमत है, पता होना चाहिए आपको। वहाँ की आवाम ने तैयब अर्दगान की पार्टी को वोट दिए हैं सारे के सारे, और आज जो है वो एक अब जो है वो वहाँ के सदर हैं तैयब अर्दगान। तो अगर आप अपने मुल्क, अपने इस्लाम से, अपने मज़हब से आप मज़हबी रुझान रखते हैं, आपके ख़्याल में ये मसले का हल है,
तो फिर आप क्या करेंगे, आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे, अल्टीमेटली उसको वोट देंगे, उसके एमएनए जो हैं वो जीत जाएंगे, और आपके सोच के, आपके माइंडसेट के लोग जो है वो यहाँ पर एमएनए बन जाएंगे, और फिर वो जाके क्या करेंगे, वही जो आप चाहते हैं कि मुल्क में इस्लामी इस्लाहात नाफिज हो जाएं, कि नमाज के औकात में कारोबार बंद हो जाए, तो ये एमएनएस जो हैं ये क्या करेंगे, ये 200 क्योंकि मेजॉरिटी में है, ये वही कानून बनाएंगे और पूरे मुल्क में ये कानून नाफिज हो जाएगा। मतलब मेजॉरिटी जो अवाम जो चाहती है वैसा ही हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि अवाम की हुकूमत तो है, लेकिन अवाम की हुकूमत किस तरह चल रही है, कैसे अवाम अपनी बात मनवा रहे हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं, ये इनडायरेक्टली सारे के सारे मामलात हो रहे हैं। बात कुछ समझ आ रही है आपको यहाँ पर? अब चलते हैं यहाँ पर, आपको क्लियरली समझ में आ गया ना। अब चलते हैं यहाँ से हम इंडिया की तरफ चलते हैं। जब पाकिस्तान बना नहीं था, किसकी हुकूमत थी वहाँ पर? ब्रिटिश, अंग्रेज़ की हुकूमत थी। कितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी? अगर यह आपको सारा सिनेरियो समझ में आ गया है तो अब आपको बिल्कुल मज़े से जो है वो समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में जो निज़ाम अंग्रेज़ ने रखा था वो कौन सा रखा था? वो यही रखा था, यही फेडरल सिस्टम था, नाम अलग थे। यही प्रोविंशियल सिस्टम था, नाम अलग थे। इंडिया में भी सूबे थे, इंडिया में भी विफाक था। फ़र्क सिर्फ इतना है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी थी इंडिया में? 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। एक हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही थी जो कि कांग्रेस कहलाती है, और दूसरी पार्टी जो है वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि क्या कहलाती है? मुस्लिम लीग कहलाती है। तो ये 2 और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, सिर्फ यही नहीं थी, लेकिन ये 2 बड़ी जमातें थी उस वक्त। अब ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात है, तो मुल्क के अंदर जो है वो आबादी किसकी ज़्यादा है? हिंदुओं की ज़्यादा है, मुसलमानों की आबादी कम है। इलेक्शन जब होंगे तो क्या होगा? कौन सी पार्टी जीतेगी? आसान सी बात है भाई, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस के पास क्योंकि मेजॉरिटी है, हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा आबाद हैं, तो इसलिए हुकूमत जो बनेगी वफाकी लेवल के ऊपर भी और सूबाई लेवल के ऊपर भी इंडिया में, वो किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस में कौन है? सारे हिंदू हैं। तो वो क्या, जो भी कानून वो बनाएंगे, वो कानून कौन सा बनाएंगे? अपनी मर्ज़ी का बनाएंगे भाई, अपनी मर्ज़ी का बनाएंगे। और इंडिया में जब तकसीम नहीं हुई थी, पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत बाकायदा बनी थी, वफाकी लेवल के ऊपर भी और सूबाई लेवल के ऊपर भी। जी बिल्कुल बनी थी। और जब इसकी हुकूमतें बनी थी, क्योंकि मेजॉरिटी में थे ना हिंदू, ऑब्वियस सी बात है साहब, हिंदू मेजॉरिटी में है, ज़्यादा तादाद में हैं, तो वो किसको वोट देंगे? वो कांग्रेस को वोट देंगे। मुस्लिम लीग में मुसलमान जो हैं वो मुस्लिम लीग को वोट देंगे। लेकिन मुसलमानों के वोटों का क्या फ़ायदा? मुस्लिम लीग क्या कर पाएगी? जिस तरह इसके अंदर हमने 10 सीटें देखी, 10 में से 7 सीटें एक पार्टी जीत गई है, तो उसने अपनी हुकूमत बना ली, तो उनकी मामला चलेंगे। तो वफाकी और सूबाई लेवल के ऊपर भी जो है वो कांग्रेस ने हुकूमत बनाई, और हुकूमत बनाने के बाद प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर जो कानून पास किए कांग्रेस ने, और वफाकी लेवल के ऊपर जो कानून पास किए कांग्रेस ने, वफाकी लेवल पे तो खैर नहीं कर पाई, हाँ सूबाई लेवल पे जो कानून उन्होंने पास किए, क्यों नहीं कर पाई उसकी वजह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सूबाई लेवल पे जो कवानीन जो है वो पास किए कांग्रेस ने, वो ऐसे कानून थे जिससे मुसलमान मुतमईन नहीं थे। ऐसे कानून थे जिससे मुसलमान जो है उनकी शदीद जो है वो मजहबी दिल आज़ारी हो रही थी बुरे तरीके से। मिसाल के तौर पर अगर ये इंडिया के सूबे हैं 7 या 11 सूबे हैं, 11 सूबों में से जो है वो 10 सूबों के अंदर या 9 सूबों के अंदर कांग्रेस हुकूमत बना लेती है। 10 सूबों के अंदर 10 सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं जहाँ पर कांग्रेस के MPA आ चुके हैं, वो बैठेंगे, वो एक कानून बना देते हैं,
वंदे मातरम ये इंडिया का गाना है, मज़हबी गाना है एक, ठीक है। इस तरह हमारे पास नाते होती हैं, हमारे पास जो है वो तिलावत होती है, इसी तरह वंदे मातरम जो है वो ये इंडिया वालों का एक गाना है, मज़हबी गाना है। अगर एक स्कूल के अंदर ये कानून बना दिया जाए 9 के 9 सूबों के अंदर जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है, अगर वो ये बना देती है कि भाई ये जो है अब हमारे सूबों के अंदर 9 के 9 सूबों के अंदर हर सूबे के अंदर कांग्रेस की हुकूमत है, हर सूबे में ये कानून पास हो जाता है कि स्कूलों के अंदर जितने बच्चे हैं वो सुबह असेंबली में वंदे मातरम जो है वो गाएंगे। वंदे मातरम में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं गा सकते भाई, क्योंकि मुसलमान एक खुदा को मानने वाले हैं, हिंदू एक से ज़्यादा खुदा को मानते हैं, तो ऐसे अल्फाज मुसलमान जो है वो अदा नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है मुसलमान इसके ऊपर एहतजाज करेंगे कि नहीं भाई ये तो हमारी मजहबी दिल आज़ारी हो रही है, इससे ऐसे अल्फाज हैं ये तो कुफ्र है, तो हम ऐसे अल्फाज अदा नहीं कर सकते इस गाने में। हमारे बच्चे जो है वो स्कूलों के अंदर ये अल्फाजों की अदायगी नहीं कर सकते इस गाने की सूरत में, वंदे मातरम की सूरत में, लेकिन क्योंकि सूबे का कानून है मानना पड़ेगी बात समझ आ रही है। इन सारे मसलों को ज़रा जहन में रखिए, इन सारे मसलों को जहन में रखिए कि मुस्लिम लीग उस वक्त जो है वो क्या कर रही थी, कायदे आज़म और दूसरे बड़े बड़े लोग जो थे ये कर क्या रहे थे, किस तरह से इन्होंने जो है वो स्ट्रगल करके अंग्रेज़ों से पाकिस्तान बनाया। आपकी सोच से बाहर है ये। एक आईनी जंग लड़ी थी, सारी पॉलिटिकल वार जो है वो थी। बहरहाल इसमें मज़ीद तफसीलात जो हैं पॉलिटिकल बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स का पार्ट 2 हमारा हो चुका। पार्ट 3 के अंदर अब हम इंडिया के सिनेरियो के अंदर देखेंगे कि वहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।